है दोस्तों, वेलकम टू के सेल्फ स्टडीज। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि घटना चक्र का वार्षिकांक, जिसे इस बार दृष्टि नाम से प्रकाशित किया गया है, देख लीजिए यहाँ पर दृष्टि नाम से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इस बुक को 2023 का है, मतलब 2022 से लेकर 2023 तक के इसमें घटना चक्र जितनी भी अभी घटनाएं घटी हैं, करंट अफेयर आप रहे हैं, वो सभी कवर किए गए हैं मार्च तक का इसमें। ठीक है, 15 अप्रैल तक का इसमें यहाँ पर देख लीजिए यहाँ तक 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक अद्यतन मतलब अपडेट है। ठीक है, इसका सीरीज, तो इसी क्रम में इसका सीरीज 1 बाई 1 आपको जो उपलब्ध कराने की मैंने बात कही थी, इसी क्रम में हम आज इस सीरीज का पहला वीडियो लेकर आपके पास आए हैं। ठीक है, तो आप बस बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ हम पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। ठीक है, आइए एक बार आपको हम दिखा देते हैं अनुक्रमणिका। ठीक है, क्या क्या हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गला फंस रहा है, कोई बात नहीं, मौसम चेंज हो रहा है। देखिए पहला क्या है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय परिदृश्य मतलब नेशनल घटना जो घटी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। दूसरा टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, एमवी गंगा विलास, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या है, केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात हो रही। ठीक है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पर बात कर चुका है। ठीक है, यहाँ उच्च न्यायालय की बात हो रही है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त, आप बताइए कि हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? अभी तक जो भी है उसके हिसाब से राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कैसे? प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल संविधान में व्याख्या नहीं किया गया है, बस प्रधानमंत्री के मौखिक सलाह पे कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर कुछ निर्णय दिया है निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, हुबली जंक्शन हो गया विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब बताइए हुबली कहाँ है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। कोलम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। वायनाड केरल में है। ठीक है, यहाँ से राहुल गांधी जीतते रहते हैं। ठीक है, अपनी सीट को। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। और फिर क्या है, तमिलनाडु, कहाँ थे हम लोग? यहाँ तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। स्वयं का जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन तो हम जान ही रहे हैं हम आप कि एक वैश्विक कार्यक्रम हो गया है। ठीक है, लेकिन राज्य स्तर पे पहला किसने यहाँ पे आगे बढ़कर हिस्सा लिया है? तमिलनाडु ने। ठीक है, धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। और फिर क्या है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। ठीक है, इसके बाद नीचे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर दिखाएंगे, वो फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं हम राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, इसमें इतना टॉपिक हमने कवर किया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं करके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना में आपको दिख रहा है? चलिए इतना में दिख रहा होगा, इतना सही है। ठीक है, क्या है आगे, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। ठीक है, चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968। ठीक है, यह इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर। ठीक है, ये एक्ट नहीं ऑर्डर है। ठीक है, के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार है। ठीक है, मतलब यदि राष्ट्रीय दल का दर्जा यदि किसी को दिया जाएगा तो उसके लिए कौन से वो क्राइटेरिया पे
पूर्ण रूप से उतरेगा तब मिलेगा, ये है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय दल के दर्जा के लिए आपको ये क्राइटेरिया पूरा करने होंगे, ठीक है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में, ठीक है, दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6%, ठीक है। कितना, 4 राज्य में। तो आप याद रखिए 4 राज्य में, वैध मतलब वैलिड, जैसे कुछ वोट होते हैं जो रद्द हो जाते हैं, अवैध मान लिया जाता है, उसे नहीं। तो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों, पहला ये, ठीक है। मतलब कि 4 राज्य हो, उसमें 6% वो उसका वोट शेयर हो, ठीक है, वैध मतों का 6% न्यूनतम वोट उसे मिला हो, उस पार्टी को, और कम से कम लोकसभा में 4 सीट उसने जीती हो। पहला क्राइटेरिया ये हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है, लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो, ठीक है। ये तो हो गया 4 राज्य में 6% मत, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कुल सीटों की न्यूनतम 2%, मतलब कहीं भी इंडिया में, ठीक है, विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों, ठीक है। और उस सदन में क्या है, उस दल लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो, ठीक है। और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों, 3 राज्य से, ठीक है। और तीसरा क्या है, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। देखिए एक ये भी है, 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय स्टेट पार्टी का भी उसे दर्जा मिला हो, तो भी वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी को 4 राज्य में भी अब ये स्टेट पार्टी का मान्यता मिल गया है, तो इस आधार पे भी ये राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगा। और 6% सीट की जो यहाँ पे है 4 राज्यों में, तो आइए हम देखते हैं नीचे, देखिए क्या है, उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य हो जाता है। किसी भी एक शर्त को पूरा कर लेगा, तो उपर्युक्त में से क्या कह रहा है, उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को, ऐसा नहीं कि उसके साथ हुआ, ठीक है, कोई भी एक शर्त को यदि पूरा करता है तो उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए कि ये आम आदमी पार्टी को कैसे मिला, आखिर उपर्युक्त में से कौन से शर्त इसने पूरा किया और कहाँ से, ठीक है। तो 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया। अच्छा ये बताइए, गुजरात के चुनाव कब हुए थे, कब चुनाव की घोषणा हुए थे, और ये 10 अप्रैल 2023 को। थोड़ा सा जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए डिटेल देते हैं कि मेंस में कैसे आपको करंट अफेयर पढ़ते समय उसी में से पॉइंट बनाना है। तो जो भी सिविल सर्विस, चाहे वो यूपीएससी की कर रहे हों या राज्य सिविल सेवाओं की परीक्षा में वो बैठ रहे हों, तो मेंस में ऐसे ही आपको पॉइंट बनाने होते हैं करंट अफेयर से। आप इसको उदाहरण में दे सकते हैं। आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जो गुजरात है वहाँ पे चुनाव का रिजल्ट कब आया था, परिणाम कब आया था, चुनाव कब हुए थे, ठीक है। और राष्ट्रीय दल का दर्जा कब दिया गया, 10 अप्रैल 2023 को। आप बताइए, एक पेपर 2 में आता है, पेपर 2 जो पॉलिटी रिलेटेड है मेंस में आईएएस के, उसमें एक टॉपिक पढ़ना है, उसमें आता है क्या, सुशासन, गुड गवर्नेंस, ठीक है, सुशासन। देखिए तो आप कहेंगे ये सुशासन का बताइए कितना बड़ा है ये सुशासन अभी सक्सेस, उतने दिनों के बाद राष्ट्रीय दल का दर्जा इसे दिया गया लिखित में, जबकि इन्होंने तो वो क्राइटेरिया कभी पूरा कर लिया था। और ऐसा है कि ये भी खुद से नहीं मिला है, आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय दल का दर्जा खुद को चुनाव आयोग से प्राप्त करने के लिए कई बार लेटर भी लिखे हैं, जबकि ऐसी ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। आप अरविंद केजरीवाल जी के भाषण में सुने होंगे, न्यूज़ देखते ही होंगे, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने 2-3 बार लेटर भी चुनाव आयोग को लिखा, ठीक है। तो ये सुशासन का कैसा उदाहरण है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक और जनता के लिए ही डायरेक्ट सुशासन हो,
हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है। आंतरिक लोकतंत्र किसे कहते हैं? हम तो लोकतंत्र में हैं। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी का जो पार्टी अध्यक्ष होता है, ठीक है, जैसे अभी कांग्रेस का कौन है? राहुल गांधी। और बीजेपी के कौन है बताइएगा आप? तो ये जो भी पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो ऐसे ही जो फेमस व्यक्ति होते हैं उनको नामित कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र की जो बात हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे वो भी पार्टी के जितने नेता होंगे उनके द्वारा वोट के द्वारा चुना जाएगा। तो जहां हम आंतरिक लोकतंत्र की बात अब कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए वो हो गया, चलते हैं, कहाँ थे हम? यहाँ थे, ठीक है। जहां हम आंतरिक लोकतंत्र की अब बात कर रहे हैं, अब वहाँ पे ये सुशासन की बात भी तो कर ही सकते हैं कि किसी भी एक राजनीतिक दल, जाहिर सी बात है कोई भी राजनीतिक दल जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है, और उस राजनीतिक दल के अधिकार में यदि कमी किया जाता है तो उतनी जनता के अधिकार में कमी कर दिया गया अप्रत्यक्ष रूप से, जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, ठीक है। तो ये सुशासन का इस लेवल तक सोच होना चाहिए। आप इससे को रिलेट करके मेंस में बहुत अच्छा टॉपिक आप बना सकते हैं। आप पक्ष विपक्ष में जो लिखना होता है उसमें थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कीजिएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप डाल सकते हैं ताकि पेपर चेक करने वाले को लगे कि हाँ ये बंदा जो है बहुत गहराई से सोचता है, ठीक है। ऐसे ही आपको 0.5 नंबर ऐड करके सिविल सर्विस में सिलेक्शन होता है। और बाकी जो एसएससी और रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना डीप सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमारे व्यूअर तो सभी तरह के होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल दे दिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या है? राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई आम आदमी पार्टी, ठीक है, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 3 और पार्टी है जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उपर्युक्त क्राइटेरिया को अब वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जब तक कर रहे थे तब तक उन्हें था। कौन है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP। कांग्रेस नहीं, ये NCP अलग है, ठीक है। से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया, ठीक है, विड्रॉल कर लिया गया। चलिए आगे। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 6 हो गई है आम आदमी पार्टी को मिलाकर, ठीक है। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों का कितना 12.92% प्राप्त किया, जबकि जरूरत कितना है? 6% की, ठीक है। और इन्होंने 12.92% प्राप्त किया, ठीक है। इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 5 सीटें भी इन्होंने जीती है, ठीक है। यहाँ पे आइए देखते हैं। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या है? 6% वोट बैंक और कम से कम MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 1 सीट जीता हो, ठीक है। 1 सीट जीता हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मतलब सांसद में, ठीक है। और 6% कम से कम वोट हो, ठीक है। तो ये क्या है? राज्य स्तरीय पार्टी। हम राज्य स्तरीय के बता रहे हैं, राष्ट्रीय नहीं, राज्य स्तरीय के यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे दे दिया जाएगा, ठीक है। या 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जितने भी सीट्स हैं उसका 3%, जितना सीट निर्धारित है, या 3 सीट का, ये दोनों में से जो अधिक होंगे, या तो 3% अधिक होंगे तो ये, या 3 अधिक होंगे तो ये। कहीं कहीं कम होता है ना सीट कोई राज्य में, ठीक है। जो ज़्यादा हो ये प्राप्त कर लेते हैं तो उसे क्या मिल जाता है? राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से इसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा के रूप में मान्यता प्राप्त कर लिया इन्होंने। और फिर यहाँ पर क्या था? राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त किया जब ये, तो उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा के रूप में मान्यता हो। ये क्राइटेरिया पूरा इन्होंने कर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के दर्जा के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि आम आदमी पार्टी ने
राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो क्राइटेरिया हैं उसमें से कौन क्राइटेरिया को पूरा किया है? 3rd नंबर क्राइटेरिया को, ठीक है। 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त उन्होंने कर लिया है। और हमने आपको बताया कि राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? 6% वैलिड वोट का और एक सांसद, ठीक है, एक सांसद, या 3% टोटल नंबर ऑफ सीट का चाहिए, ठीक है, या मिनिमम 3 जो ज़्यादा हो इतना सीट चाहिए, ठीक है। 3% सीट चाहिए उस राज्य में जितना है विधानसभा के, या मिनिमम 3 सीट, ये दोनों में से जो ज़्यादा हो, ठीक है। तो कितने सीटें जीती हैं इन्होंने? देखिए यहाँ पे कितनी सीटें जीती हैं, देख लीजिए। पाँच सीटें जीती हैं, ठीक है, 5 सीटें जीती हैं, ठीक है। और चाहिए कितना? 3 सीट चाहिए, ठीक है। और वोट प्रतिशत तो ज़्यादा ही है, 12% से भी ज़्यादा है, जबकि 6% ही चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लिया। और जब 4 राज्यों में, पंजाब, गोवा और दिल्ली में, और ये चौथा हो गया आपका गुजरात में, राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ, तो इन्होंने अपने क्राइटेरिया नंबर 3 जो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चाहिए इसे पूरा कर लिया। 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। इस क्राइटेरिया पे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। क्लियर हो गया? क्लियर नहीं होइएगा तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, या और धीरे धीरे आराम से समझाना है। चलिए, ऐसे आप क्लियर हो जा रहे होंगे, इतना भी कोई ये फास्ट चीज़ नहीं है। पॉलिटी बहुत ही आसान और मज़ेदार होता है, आप इंजॉय करते रहिएगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। देखिए पॉलिटी क्या है? व्यवहारिक विषय है। आप रोज़ न्यूज़ देखते हैं, रोज़ वोट होता है, आप वोट देते भी होंगे, तो इस प्रकार से व्यवहारिक चीज़ें हैं, बोरिंग कभी नहीं लगता है। हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग लगता है। हिस्ट्री इसलिए बोरिंग लगता है कि हिस्ट्री में पुरानी चीज़ें हैं, और हिस्ट्री को अभी वर्तमान से कोई रिलेट आप कुछ कर नहीं पाते हैं ज़्यादा, ठीक है, इसलिए बोरिंग लगता है। लेकिन पॉलिटी डेली आप वोट देते हैं, डेली न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, इस तरह से होते रहता है। चलिए, उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ठीक है, ये सब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या एक बार ये देख लीजिए, 6 है, पूछ सकता है। तो कौन कौन पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा है अभी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय, ये क्या है, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बीएसपी, उत्तर प्रदेश में ये विशेषकर है मायावती जी का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, CPIM, ठीक है, CPI नहीं, CPIM, ठीक है, CPI में भी 2 हैं, CPI, तो CPI को तो राष्ट्रीय दल के दर्जा से हटा दिया गया, ठीक है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी अभी ये जो बनी है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या है यहाँ पर देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं, इतना ही काफ़ी है, ठीक है दोस्तों, काफ़ी है इतना, दिख रहा है ना। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा, नॉर्दर्न बॉर्डर जो है नॉर्थ ईस्ट के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई थी, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके लिए है? अधिकतर जहाँ सीमित कनेक्टिविटी है, ठीक है, रोड, सड़क या ट्रेन, और इसमें संचार भी आ जाते हैं जैसे मोबाइल टावर वगैरह। तो ये सब जहाँ सीमित है, मतलब लिमिट है, वहाँ पे भी विकास नहीं हुआ है, उन जगहों के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा अस्मरणीय है, अस्मरणीय तथ्य क्या है? आप अस्मरणीय तथ्य देख लीजिए थोड़ा। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया, ठीक है। घोषणा कहाँ हुआ था? घोषणा तो बजट भाषण में ही हो गया था, लेकिन लॉन्च कहाँ हुआ? 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव की बीतू, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि बीतू गांव है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और जिला का नाम है अंजाव जिला। तो अरुणाचल प्रदेश, अंजाव जिला की बीतू गांव, ठीक है, वहीं से लॉन्च किया गया। कब? 10 अप्रैल 2023 को, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र के इस प्रोग्राम को
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, केंद्र प्रायोजित, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र प्रायोजित जो भी योजनाएं होती हैं उसमें होता है कि केंद्र अपने हिसाब से उसमें आवंटन करता है कि जितना खर्च होगा उसके 60%, कहीं कहीं 80% केंद्र देगा और 20% ही राज्यों को लगाना होता है, कहीं कहीं राज्यों को 40% लगाना होता है। उसे केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, थोड़ा सा बेसिक हम बताते चल रहे हैं ताकि जो नए कैंडिडेट हैं वो भी बात को समझ सकें। जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है, ठीक है। कब तक के लिए है? 2025-26 तक के लिए। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपको वही याद रखना है कौन से गांव, कौन से जिला और कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, अंजाव जिला, ठीक है, किबीतू गांव, ठीक है, याद है आपको, किबीतू गांव अरुणाचल प्रदेश का। इस योजना के तहत 4 राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख वही जो जम्मू कश्मीर में को अभी लद्दाख और जम्मू 2 संघ शासित प्रदेश में बांटा गया है। सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँव को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको राज्य याद रखना है कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख, ठीक है। लद्दाख क्या है? संघ शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है, ठीक है। चलिए क्लियर है, चले आगे। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांव की पहचान की गई, जिसमें इतना गांव 455 अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पहला फेज में 662 में से 455 अकेले अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब कि पहला फेज में ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश पर ध्यान दिया गया है। हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप सरसरी निगाह से देखते चलिए, हड़बड़ाना नहीं है। पूरे 1 साल का करेंट अफेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो 12 या 14 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे, बहुत जाएंगे तो 15 जाएंगे, मतलब कि आप 15 दिन भी अगर देख लेंगे एक एक 1.5 घंटा समय निकाल के, तो पूरे 1 साल का करेंट अफेयर आपको क्लियर हो जाएगा। और क्या चाहिए, अलग से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप डेली करेंट अफेयर देखते हैं तो उसको देखते रहिए 10-15 मिनट टाइम निकाल के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य यहाँ 1 साल पिछला कवर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही उन्होंने अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसमें देखिए इस कार्यक्रम में क्या है, जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, मतलब कि जो भी फैसिलिटी आपको दवा, मेडिकल वगैरह, पढ़ाई लिखाई, इससे जीवन स्तर में सुधार इसी से होता है, तो उसमें मदद करेगा। इस तरह के संरचनाएं निर्माण किए जाएंगे, स्कूलों का, हॉस्पिटल का, सड़क का, ठीक है। साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या है कि जब सीमावर्ती क्षेत्र में कहीं भी उतना विकास नहीं होता है तो लोग वहाँ से किसी दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मूल स्थान पर कैसे रहेंगे? जब वहाँ विकास होगा। इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी, ठीक है। हमारे सीमा के जितने भी क्षेत्र वाले गांव हैं यदि वो खाली हो जाएं तो वहाँ घुसपैठ बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए ये इससे फ़ायदा होगा। आप इसको इस तरह से भी, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है यूपीएससी वगैरह में आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि भारत की ऐसे कौन कौन सी योजनाएं हैं भारत सरकार की जो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सिविल सर्विस में बहुत एक टॉपिक होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। तो भारत सरकार की ऐसी योजनाएं जो अप्रत्यक्ष रूप से, आपको शब्द वहाँ लिखना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। वैसे ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बस आप मेंस की तैयारी करते रहिए, आपका मेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिविल सर्विस में हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सिविल सर्विस एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि आप तैयारी करेंगे उसके हिसाब से आपका एटीट्यूड, जानते हैं एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, मेंस में भी पास हो जाएंगे, इंटरव्यू में आपका एटीट्यूड देखा जाएगा। तो एटीट्यूड का निर्माण एक दिन में तो होता नहीं है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण एक दिन में होता नहीं है, धीरे धीरे इसी तैयारी के क्रम में आपका एटीट्यूड का भी निर्माण होता है, क्योंकि आप जितनी चीज़ों को गहराई से समझेंगे उस तरह से आपका एटीट्यूड चेंज होते जाता है, ठीक है। चले आगे। तो हमने क्या बताया कि भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी में योगदान देते हैं, ठीक है। आप इसको मेंस में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा। चलिए अब आगे थोड़ा थोड़ा बस ऐसे ही बताते रहेंगे ताकि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाए। बाकी एसएससी, रेलवे, ये सब के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पे जितने भी सारे
पॉइंट्स हैं, हम बता ही रहे हैं, आप उसको याद रखिए, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला टॉपिक क्या है, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023, ठीक है। क्या है यहाँ पे, भारत के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी एवं सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए, ठीक है। ये तो होते रहते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए, ठीक है। 2 मार्च 2023 को, डेट याद रखने का आपको जरूरत नहीं है। ये 3 राज्य कौन है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। मेघालय, मेघालय में देखिए, जिसके कारण राज्य के इतना एक चरण में संपन्न, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए, एक ही चरण में कर लिया गया। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, ठीक है, 60। मेघालय में कितने हैं, 60 हैं सीट हैं, ठीक है। हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि सोहयोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया, ठीक है। फिर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक जगह का स्थगित कर दिया गया, सोहयोंग, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलुटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनिमी निर्विरोधी विजय घोषित हुए। देखिए आज के समय में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ निर्विरोध विजय घोषित हो गए, कहाँ से, काजेतो किनिमी के। तो यहाँ भी 59 पे ही चुनाव हुआ, एक जगह तो निर्विरोध हो गए, निर्विरोध मतलब कोई एंटी पार्टी खड़ा ही नहीं हुआ उनके खिलाफ, ठीक है, तो जीत गए। ऐसे ही वर्ष 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख सकते हैं खुद से भी, ठीक है। ये सब कहीं एग्जाम में आता नहीं है, ये सब कहीं नहीं आता कि कौन कहाँ से जीता है, कोई एग्जाम में नहीं आता है। कहीं आपने देखा हो तो बताइए, हमने तो नहीं देखा है कभी, आते ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये नेफ्यू रियो, ठीक है, 5वें का अकेले तो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने, ठीक है। बस तो ये आपको याद रखना है, नेफ्यू रियो, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। TR जेलियांग तथा यांथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री आपने याद कर लिया, बहुत ज़्यादा है, वो छोटे मोटे राज्यों के उप मुख्यमंत्री वगैरह इतना कहीं पूछता नहीं है, ठीक है। आप एक बार देखना चाहें तो खुद से किसने कितने सीटें जीती वो आप देख लीजिए, ये भी कहीं नहीं पूछता है, ठीक है। चलें, त्रिपुरा की अब यहाँ बात आ गई, 12वीं कार्यकाल खत्म हुआ त्रिपुरा में, ठीक है। इसके बाद वहाँ चुनाव हुआ, उसमें 10वीं कार्यकाल समाप्त हुआ था, ठीक है। देखिए मेघालय में था, 10वीं कार्यकाल समाप्त हुआ था, ठीक है। अब आइए देखते हैं, उल्लेखनीय कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री UDP के प्रत्याशी HDR के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया, ठीक है। ज्ञातव्य है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। बताइए, 60 सीट ही है टोटल वहाँ, और 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका मेघालय का स्थिति, 55 सीट आरक्षित है 60 में से। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में इतना प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। देखिए वोट प्रतिशत वहाँ अच्छा खासा है, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम में हालांकि नहीं आएंगे, बस ऐसे ही एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए एक बार बस, ठीक है। चुनाव परिणाम मेघालय के देख लीजिए, किसको कितना मिला, ठीक है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नागालैंड के 13वीं कार्यकाल समाप्ति हुआ है, उसके बाद यहाँ चुनाव निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो यहाँ भी एक ही चरण में कर लिया गया है चुनाव को, ठीक है। 50-60 तो सब जगह है विधानसभा सीट, और कोई
ठीक है। 59 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं यहाँ, 60 में से 59 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, ठीक है। चलिए यही है बस, ठीक है। अब देख लीजिए, ये सब बहुत नहीं है, कुछ विशेष इसमें, जो विशेष था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, क्या है अगला, यहाँ पे देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है, यह पहला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिविल सर्विस में भी ये पॉइंट आपको लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पेपर 2 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसको आप कोट कर सकते हैं मेंस में कहीं, ठीक है। और रेलवे एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है, ठीक है। इस प्रकार का जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ, न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ, मतलब 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं, पुलिस, जेल और न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए एकत्र करता है, ठीक है। तो आपको इसमें यूपीएससी के प्री में न्यायिक प्रणाली में किससे शामिल किया गया है, 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए स्मरणीय तथ्य में क्या है, 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई, ठीक है। इस रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण है, ठीक है। इससे दक्ष कॉमन हेल्थ, ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और इन लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसे तैयार किया, ठीक है। ये सब एनजीओ वगैरह और हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर इन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया, मतलब डाटा वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक की पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान करती है राज्यों को, ठीक है। हर राज्य को न्याय तक पहुंच की क्या क्षमता है उनकी, उसके हिसाब से ये राज्यों को रैंकिंग प्रदान करती है। इससे क्या होगा, राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, ठीक है। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा राज्यों में, ठीक है। पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा, मतलब हर राज्य दूसरे राज्य का जब रैंकिंग ज़्यादा आएगा तो अपने राज्य को रैंकिंग ऊपर लाने के लिए वो कोशिश करेंगे इसमें। तो इससे क्या है, जनता को फ़ायदा होता है, इस तरह के रिपोर्ट जारी करने से ये फ़ायदा है, ठीक है। आप इसको कहीं मेंस में कोट कर सकते हैं इस बातों को, ठीक है, कि कैसे शासन प्रशासन में सुधार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं कि हर तरह की रिपोर्ट हो गया, एजुकेशन रिपोर्ट से रिलेटेड कई तरह की रिपोर्ट है प्रकाशित करे केंद्र सरकार, हर राज्यों में प्रतिस्पर्धा उसके लिए बढ़ेगी, हो लगेगी कि हमारा रैंकिंग अच्छा है, ठीक है। बताइए स्वच्छता का जो रैंकिंग प्रदान किया जाता है उसमें कौन है राज्य का, कौन सा सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे ऊपर है, ठीक है। क्या इंदौर है क्या, अब बताइएगा, ठीक है, कमेंट में हमें बताइएगा। इस तरह से आपको अलग से भी कुछ तैयारी हो जाएगी इसी के साथ, ठीक है। चलिए इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, राज्य को भी 2 श्रेणी में बांटा गया है, बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य और छोटे राज्य, ठीक है। क्योंकि भाई छोटे राज्यों की जो भी अपनी व्यवस्थाएं हैं वो सीमित हैं, तो 2 तरह के इन्हें विभक्त किया गया श्रेणी में, ठीक है। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम एवं खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक, ठीक है। कितना अंक आया वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम में, लेकिन आप याद रखिए कर्नाटक भारत का श्रेष्ठ राज्य है, ठीक है। बड़े आप देख लीजिए यहाँ 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है, बताया ना हमने आपको, यहाँ देखिए 2 श्रेणी में राज्यों को विभाजित किया गया, ठीक है। तो जब भी आएगा एक श्रेणी क्या है, बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य, तो बड़े राज्यों में कौन है, कर्नाटक है, ठीक है। और छोटे राज्यों में आ जाएगा तो आप उसे नहीं मार दीजिएगा कर्नाटक, ठीक है। यही ध्यान से पढ़ने होते हैं, पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, बस यहीं थोड़ा मिसिंग हो जाती है। तो बड़े राज्यों में आएगा तो कर्नाटक मारना है, और उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पे है। बताइए, कहते हैं यूपी में डबल इंजन की सरकार। चलिए वो पॉलिटिक्स की बातें हैं, फिर भी थोड़ा सा आप इतना समझ लीजिए। अब बताइए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में 18वें स्थान पर अंतिम पायदान में आया है उत्तर प्रदेश, और डबल इंजन की सरकार और इस तरह के कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। तो आप बताइए इस रिपोर्ट के अनुसार कहाँ तक फिट बैठता है।
ठीक है, सच्चाई में मतलब डाटा के साथ, और जो भी इमोशनल बातें न्यूज़ टीवी पे आती है या डिबेट में कहीं आप देखते होंगे किसी पार्टी के द्वारा, और इस सच्चाई में जो ये डाटा मिला हमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, कहाँ तक दोनों मैच खाते हैं, आप देखिएगा, विचार कीजिएगा इस पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छोटे राज्यों में सिक्किम, छोटे राज्य में सिक्किम है, ठीक है, इतना अंक के साथ, कितना 5.01 अंक के साथ। अंक आपको याद नहीं रखना है, बस स्टेट याद रख लीजिए सिक्किम, जबकि गोवा अंतिम पायदान पे है। ठीक है, छोटे राज्यों में, बड़े में नहीं। छोटे बड़े राज्यों में कौन है? उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पे है। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और 3 अंतिम राज्यों की रैंकिंग यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, बड़े राज्य में कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, और छोटे राज्य में बिहार 16वें स्थान पर, पंजाब, पश्चिम बंगाल 17वें पर, उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर। ये नीचे से है, ठीक है, तो इसलिए 18 पे उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। ठीक है, और ये अलग अलग भी दे दिया गया है कि पुलिस रिलेटेड जो है, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता, इसमें भी अलग अलग रैंकिंग दिया गया है। आपको बस ये याद रखना है कि अंतिम पायदान पर उत्तर प्रदेश है बड़े राज्यों में। ठीक है, यही बस है, हमने ये देख लिया था। चलिए अब चलते हैं, अगला क्या है। देखिए अगला क्या है, थोड़ा अब इसे जूम करके एक साइड ले आते हैं। एमवी गंगा बिलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 एक कानून एक्ट बनाया गया था, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 नाम से 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ यह। ठीक है, देश में अंतर देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम ने 111 जल मार्ग, ठीक है, जिसमें 5 अभी वर्तमान में ऑलरेडी थे, और 106 नए राष्ट्रीय जल मार्ग को घोषित किया गया, नेशनल जल मार्ग घोषित किया गया। ठीक है, देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जल मार्गों की कुल लंबाई कितना है? 20,275 किलोमीटर। ठीक है, 24 राज्यों में मिलाकर इतना है। ठीक है, कुल लंबाई 111, आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग कितने हैं? 111, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी लंबाई 20,275 किलोमीटर, ये भी आप याद रखिएगा। इन जल मार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान है। एमवी गंगा बिलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, उसी राष्ट्रीय जल मार्ग का एक एमवी गंगा बिलास भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय जल मार्ग के तहत ये एक कार्यक्रम है। ठीक है, और उसमें कई कार्यक्रम है, उसमें से एक एमवी गंगा बिलास भी है। ठीक है, देखिए स्मरणीय तथ्य कि आप याद रखिएगा, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा बिलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, ऐसा ही किया जाता है, तो सभी चीज़ को हरी झंडी दिखाकर ही रवाना किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं जानना है। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई। ठीक है, कहाँ? वाराणसी से शुरू हुआ और असम के डिब्रूगढ़ जिला है, वहाँ के बोगीबील में जाकर यह पूर्ण हुई। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि कहाँ? वाराणसी से शुरू हुआ और असम के डिब्रूगढ़ में जाकर यह पूर्ण हुआ। ठीक है, यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, 3200। ठीक है, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही। ठीक है, ज्ञातव्य है कि एमवी गंगा बिलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 डुबरी से सदिया, ये जलमार्ग का जैसे होता है ना, ये सड़क का राष्ट्रीय सड़क का राजमार्ग संख्या होता है, वैसे ही जलमार्ग का संख्या है। संख्या 1 में हल्दिया से प्रयागराज है, राष्ट्रीय जलमार्ग में 2 में धुबिया से सदिया से होकर गुजरते। ठीक है, धुबरी से सदिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है तथा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से निर्मित है। मतलब कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है भागीरथी हुगली तथा इसमें है। ठीक है, गंगा भागीरथी और हुगली में, 3 में मिलाकर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है केवल ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये आपको पूछा जा सकता है कहीं, तो ये आप याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग का ये नदी है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का ये नदी है, 1 का ये है। ठीक है, साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरी है। ठीक है, इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरी है। ठीक है, यह यात्रा
यह यात्रा कुल 27 नदियों से होकर गुजरी, ठीक है। कहीं कहीं ये पूछा जा सकता है तो आप याद रख लीजिएगा, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने में का अवसर मिलेगा, ठीक है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए कि जो ये क्रूज सेवा है वो निजी है, प्राइवेट, ठीक है। मोदी जी ने इसे हरी झंडी दिखाया, लेकिन ये प्राइवेट है, मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज, ठीक है। ये कंपनी का नाम है। मेसर्स किसे बोलते हैं? किसी कंपनी को मेसर्स कहा जाता है, ठीक है। आप अपना नाम में श्री लगाते हैं ना, और लेडीज़ लोग श्रीमती, वैसे ही कंपनी के किसी नाम में मेसर्स होता है, आप क्लियर हो लीजिए, ठीक है। तो मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज, ठीक है। ज्ञातव्य है कि एमवी गंगा बिलास पोत की कुल लंबाई कितनी है? 6200 किलोमीटर। आप देख लीजिए एमवी गंगा बिलास पोत, ठीक है। चलिए आगे क्या है, यहाँ तक हमने देख लिया। चलिए अब यहाँ आते हैं। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से युक्त है, ठीक है। अब उसी में एक टेंट सिटी का भी जिक्र है। टेंट सिटी क्या है? मतलब अगर आप वहाँ जाते हैं कहीं भी पर्यटक स्थल पे, तो वहाँ रहने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती है टेम्पोररी, उसे टेंट सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो एमवी गंगा बिलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया, ठीक है। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आप नाम सुने होंगे, पीपीपी मोड में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये सार्वजनिक निजी भागीदारी में क्या होता है? किसी चीज़ को जब बनाया जाता है या संचालित किया जाता है, जैसे सड़क भी आजकल आप देखे होंगे पीपीपी मोड पे ही बन रहे हैं, तो इसमें कोई कंपनी भी बनाती है और सरकार का भी भागीदारी रहता है, ठीक है। उसके हिसाब से राजस्व तय करते हैं। इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी बोलते हैं। टेंट सिटी प्रति वर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होंगी, ठीक है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक प्रति वर्ष है, ठीक है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब देखिए समय ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, आप थक रहे होंगे, तो यहीं पे एंड कर देंगे। चलिए एक ये देख लेते हैं, उच्च न्यायालय की बात है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्चतम न्यायालय बना। क्षेत्रीय भाषा, बताइए भारतीय संविधान में कितने क्षेत्रीय भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची, ठीक है। कितने अनुसूची हमारे संविधान में? कुल 12 अनुसूची हैं, ठीक है। देखिए अनुसूची क्या होता है? संविधान के अनुसूची में जिस भी टॉपिक को शामिल कर लिया जाएगा उस पर न्याय देने की क्षमता कोर्ट को नहीं रहती है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट उस पर सुनवाई उस टॉपिक पे नहीं कर सकता है। तो 22 क्षेत्रीय भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं एक बार आप देख सकते हैं, हमेशा आते रहते हैं, करंट अफेयर नहीं, ऐसे स्टेटिक ही आते ही रहते हैं। असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एवं मलयालम, ठीक है। संताली वगैरह सबको बाद में फिर जोड़ा गया है, ठीक है। प्रारंभ में 18 ही थे, बाद में 4 जोड़े गए हैं। संविधान में शुरू में 18 ही थे, 4 बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं, ठीक है। देखिए आप उल्लेखनीय थोड़ा सा देख लीजिए। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने पर जोर दिया था, ठीक है। उसी क्रम में केरला उच्च न्यायालय ने इसी आदेश के अनुसार जो निर्देशित किया था इन्होंने, उसी के अनुसार ये पहला स्टेप किसने उठाया है? केरला हाई कोर्ट ने, ठीक है। DY चंद्रचूड़ ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं ना क्या होता है? मतलब उसमें कंप्यूटर की सहायता से, सीधा सीधी कंप्यूटर की सहायता से, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा संस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया, ठीक है। अब इतनी भाषा में व्यक्ति तो करेगा नहीं, उसके लिए टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया जाता है इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है।
उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। ठीक है, तो आप ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभय ओका समिति किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए कमेटी गठन किया गया है। उसी कमेटी का नाम क्या है? अभय ओका समिति। न्यायमूर्ति हैं, ठीक है, ये भी मतलब न्यायाधीश रह चुके हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। फरवरी 2023 को केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। ये जो केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में भी ये दिया, कौन सी भाषा में? मलयालम में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि केरला हाई कोर्ट ने किस भाषा में, ये भी प्रश्न आ सकता है कि केरला हाई कोर्ट ने किस क्षेत्रीय भाषा में अपना न्याय के जो प्रकाशित किया वो किस क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया? तो मलयालम में। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना ही रखना है। इसीलिए हम बताते चल रहे हैं, हाईलाइट करते चल रहे हैं कि कौन आपको याद रखना है कौन नहीं, और जहाँ याद रखना है वो हम ज़्यादा समय दे रहे हैं, ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है वीडियो, समझ पा रहे हैं? उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम को 2 निर्णय प्रकाशित किए। ठीक है, इस मलयालम में 2 निर्णय को उन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिया गया था। ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट वही है, मलयालम भाषा में पहला केरला हाई कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में। चलिए यहीं लास्ट रहने देते हैं। ठीक है, फिर आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी तक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करते थे? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते थे। ठीक है, बस सलाह मतलब क्या होता है कि बस ऐसे ही मौखिक कह दिए, कोई कमेटी वगैरह का गठन नहीं किया जाता था। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि एक कमेटी आपको गठित करना होगा। उस कमेटी में कौन कौन होंगे? विपक्ष के लोग भी होंगे, एक न्यायाधीश भी होंगे। ठीक है, और इस कमेटी के माध्यम से जिसे रिकमेंड किया जाएगा उसे ही राष्ट्रपति निर्वाचित करेंगे। यह तब तक रहेगा लागू जब तक कि आप इस पर कोई कानून बढ़िया नहीं बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि संविधान में जो अनुच्छेद 324 है उसमें कोई विशेष विधायी प्रक्रिया का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो इसको हम अगला वीडियो में देखेंगे। आप इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो आपको बनाएंगे ताकि आपको बोरिंग ना हो और आप जितना पढ़ें उतना समझ सकें। और दोस्तों, यदि इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके लिए हम अच्छे मटेरियल वगैरह उपलब्ध कराते रहेंगे, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद सारी सेशन कंप्लीट हो जाएंगी। अभी राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किए रहिए। ठीक है, क्योंकि आप ज्वाइन नहीं किए रहेंगे तो जब ये PDF उसमें हम डालेंगे तो आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, फिर आप तक को नहीं पहुंचेगा। टेलीग्राम जैसा तो होता नहीं है, टेलीग्राम भी चैनल मेरा है, लेकिन हम व्हाट्सएप पे ज़्यादा अपडेट है। ठीक है, टेलीग्राम में क्या है कि एक बार डाल दिया गया, बाद में भी ज्वाइन करेंगे तो वो चीज़ आप पा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में जिस दिन आप ग्रुप में ज्वाइन किए हैं उसी दिन से ये सब आप जानते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ से हम आगे बताएंगे। ठीक है, थैंक्स।